महान सम्राट अशोक ने अपने पितामह द्वारा निर्मित पाटलिपुत्र के राजमहल को इतना भव्य और आकर्षक बना दिए थे कि उसे देखकर चीनी यात्री फायान ने कहा था कि ऐसा अब इस लोक के लोग नहीं बना सकते। उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर में सम्राट अशोक का राज प्रासाद है और सभा भवन है। पत्थर चुनकर दीवार और दरवाजे बनाए गए हैं। सुंदर खुदाई और नक्काशी है, अब तक वैसे ही हैं। अशोक से कोई 500 साल बाद फायान पटना आए थे। आश्चर्य होता है कि 500 साल बाद भी अशोक के राजप्रासाद और सभा भवन जस का तस थे। अशोक ने सब पत्थर में तब्दील कर दिए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख देश के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। अशोक के स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। 40-50 फीट ऊंचा एक ही पत्थर के बने हुए, जिनकी चिकनाई से प्रत्येक युग के वासी चकित होते आए हैं। पत्थर के स्तंभों पर शानदार चमक है, ऐसा कि धातु के होने का भ्रम होता है। पहला भ्रम अंग्रेज यात्री टॉम कोरिएट को हुआ था। वे 17वीं सदी के मुगल काल में भारत आए थे। टोपरा दिल्ली स्तंभ देखा और लिखा कि पीतल की परत चढ़ा स्तंभ है। पीतल का भ्रम विटेकर को भी हुआ था। चैपलिन फेरी को तो संगमरमर का भ्रम हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में आए बिशप हैबर को भी भ्रम हुआ और लिखा कि यह ढली हुई धातु का है। अजीब इंजीनियरिंग थी। जब फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाए थे, तब इसे खींचने के लिए 42 पहिए की गाड़ी बनी थी। वो भी इसे कोई 150 मील दूर ले जाना चाह रहे थे। बस सोचिए कि अशोक के इंजीनियरों ने इसे कैसे चुनार से टोपरा भेजे होंगे। बहुत आश्चर्य होता है यह सुनकर। सारनाथ स्तंभ पर सिंहों की जैसी शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी फूली हुई नसों में जैसी स्वाभाविकता है, वह न केवल देश के लिए बल्कि समस्त संसार के मूर्ति विन्यास में अप्रतिम है। न केवल सिंह बल्कि अशोककालीन बैल और हाथी से लेकर यक्ष यक्षिणी की जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं, वे अनुपम है। धौली का हाथी मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना है। एक चट्टान को तराशकर हाथी का अग्रभाग बनाया गया है। हाथी का उन्नत भाल, विशाल गतिशील कान, लचीली सूंड और सशक्त पांव अचानक से मन को बांध लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनवाए जाने का जिक्र फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत के 27वें खंड में किए हैं। आश्चर्य होता है ना कि यार 84,000 स्तूप, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं जानकारी दे देता हूँ कि 12,000 बुद्ध की मूर्तियाँ तो हांगकांग के साटिन के एक बौद्ध मठ में हैं। इसका नाम 10,000 बुद्ध मठ है, लेकिन वहाँ बुद्ध की मूर्तियों की संख्या 12,000 है। इसे यूट काई ने 1951 में स्थापित किए थे और 6 साल बाद 1957 में पूरा हुआ। एक आदमी जब 12,000 मूर्तियाँ बनवा सकते हैं, तो यदि राजा चाहे तो 84,000 क्यों नहीं बनवा सकता। तो इस पर आश्चर्य क्यों है? बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सांची और भरहूत के स्तूपों के मूल सर्जक अशोक ही हैं। बाद में इनका विकास हुआ है। अशोक द्वारा बनवाए गए अनेक स्तूप नष्ट हो गए हैं। अनेक का पता लगाया जाना बाकी है, किंतु चीनी यात्रियों ने अशोक के बनवाए अनेक स्तूप देखे थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं सदी में सिरपुर आए थे। तब उन्हें मालूम हुआ कि वहाँ पर राजा अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्तूप है। ह्वेनसांग ने दिशा सहित इस स्तूप का वर्णन किए हैं। चीनी यात्री की बात सच साबित हुई। ह्वेनसांग की बताई गई दूरी और दिशा में सिरपुर का स्तूप भग्नावस्था में 2009 के जनवरी माह में मिल गया। खुद कनिंघम ने भी चीनी यात्रियों के बताए गए रास्ते चलकर अनेक स्तूपों की खोज की थी। उज्जैन के पास 1938-39 में वैश्य टेकरी के स्तूप की खुदाई हुई थी। तब वहाँ से मौर्यकालीन ईंटें, सिक्के और तांबे की बनी हुई चूड़ियाँ मिली थीं। वैश्य टेकरी स्तूप की सामग्री इसे मौर्य काल का स्तूप होने का प्रमाण
प्रस्तुत करती है। सारनाथ और तक्षशिला के स्तूप भी अशोक के बनवाए हैं। बुत्कारा स्तूप के पहले लेयर को भी अशोक ने ही बनवाए थे। दूसरे लेयर को मीनांडर ने बनवाया, इसलिए दूसरे लेयर से मीनांडर के सिक्के मिलते हैं। मौर्य काल में पहाड़ों को काटकर गुफा बनाने की एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका जन्मदाता सम्राट अशोक थे। अशोक के समय की बनी हुई बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा गुफा तथा कर्ण चौपाल प्रसिद्ध हैं। प्रथम का निर्माण अशोक ने अपने अभिषेक के 12वें वर्ष में तथा दूसरे का 19वें वर्ष में करवाया था। बाद में लोगों ने इन गुफाओं के नाम बदल दिए हैं और पौराणिक नाम दे दिए हैं। अशोक के ज़माने में गुफा को कुभा कहा जाता था। तब बराबर पहाड़ी का नाम खलतिक पर्वत था। सब कुछ आज बदल गया है, लेकिन आश्चर्य है कि जिस गुफा का नाम खुदवाने वाले अशोक ने निगो हैं, उसका भी नाम लोगों ने बदलकर पौराणिक पात्रों के नाम पर रख दिए हैं। श्रमणों की जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उन्हें अमर बनाने के लिए सम्राट अशोक ने पहाड़ की छाती को चीरकर वास्तुकला के इतिहास में पहली बार गुहा निर्माण की एक नई शैली चलाई थी, जो बाद में अजंता, एलोरा, नासिक, जुन्नार जैसी जगहों पर विकसित हुई। पत्थरों को जोड़कर घर बनाने से पहाड़ों को काटकर घर बनाना बेहद पेचीदा है। ऐसा पेचीदा कि मध्यकाल और आधुनिक काल में किसी राजा ने ऐसा दुस्साहस नहीं किए। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर शीशे के समान चमकीली पॉलिश है, ऐसी पॉलिश जो आज भी सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। राजवंशों के इतिहास में प्राचीन भारत में कला का इतिहास वास्तव में अशोक से ही प्रारंभ होता है। वो अशोक जिन्होंने भवन निर्माण में लकड़ी की जगह पत्थर का प्रयोग आरंभ किए। अशोक ने न सिर्फ भवन निर्माण के क्षेत्र में नए प्रयोग आरंभ किए, बल्कि अनेक नगरों की स्थापना भी की थी। उन्होंने ही कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललितपट्टन की स्थापना की थी। अशोक की कलाएं निसंदेह भारतीय संस्कृति की अनुपम संपत्ति है। पाषाणों के प्रयोग ने अशोक कला को स्थायी रूप प्रदान कर दिया। लेखन कला भी बहुत ही अद्भुत थी। 2200 साल पहले का लिखा हुआ शिलालेख आज भी अपनी चमक बनाए हुए है। सही अर्थों में सम्राट अशोक प्रथम राष्ट्रीय शासक थे, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक भाषा और लिपि देकर एकता के सूत्र में बांध दिया। स्वतंत्र भारत ने सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष को अपने राज चिन्ह के रूप में ग्रहण कर मानवता के इस महान नायक के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी इसी तरह के इतिहास से संबंधित जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।